एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब। क्या हाल चाल है आप लोग की, कैसे चल रही है पढ़ाई? आशा कर रहा हूँ कि अच्छी चल रही होगी। तो देखो यार, ये जो सीरीज चल रही है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका आज पार्ट 2 है। 2018 का पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखी तो देख लेना, आज पार्ट 2 है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग जो है करने वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो सारे करें, पूरा पेपर निपटा रहे हम लोग, ठीक है। तो लगभग 11 क्वेश्चन तक हो गया था। अब जो हम लोग 12 क्वेश्चन से जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना यार, देखो ये वाला है। सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेसिस्टर्स, ईच ऑफ द रेसिस्टेंस 9 ओम, सो दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम और 6 ओम, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस में पूछे गया। तो यार देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा ट्राई करना होता है, ठीक है। कभी जो है सीरीज में जोड़ना होता है, कभी पैरेलल में, कभी दो को सीरीज में रख के एक को पैरेलल में, कभी दो को पैरेलल में रख के एक को सीरीज में। तो इसको आपको ट्राई करना पड़ता है। डायरेक्ट इसका जो है कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो है अगर 13.5 है तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हर बार जो है ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने तो पहले से ट्राई किया हुआ, तो मैं इसको बता सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो आपने पहले से नहीं बनाया हो तो इसको एक बार ट्राई करना, दो को कभी सीरीज में जोड़ना, कभी पैरेलल में, ठीक है। और जब आंसर आ जाए तो उसको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं इसको। तो 3 रेसिस्टर्स है 9 ओम के, अच्छा, और इसको हम लोग को जोड़ना है, और कि कितना आ जाए 13.5 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जब ये 9 ओम को एक बार जो है पैरेलल में रख देते हैं, ठीक है। ये जब 9 ओम, ये जो है यहाँ से जो है ये वायर है, ये 9 ओम और ये भी 9 ओम, इन दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में रख दिया, और एक 9 ओम वाले को जो है उसको सीरीज में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको जो है ऐसे बैटरी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। चलो बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। एक एम्पियर भी यहाँ पे जो है एक स्विच बना देंगे, यहाँ से एक एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे जब दो को सीरीज में रखेंगे, एक को पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/9 ओम प्लस 1/9 ओम इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अगर निकालना है तो 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2/9, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 आ गया। अब देखो ये जो है 9/2 है, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जो है मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9/2 ओम आ गया। तो इसको हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, 9/2 ओम लिख सकते हैं ना। तो इसको हटा के हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिखते हैं कितना, ठीक है। इसको जो हम लोगों ने डायरेक्ट 9/2 ओम लिख दिया। अब दोनों के आंसर हो गए सीरीज में हो गए। अब जब दोनों सीरीज में होगा तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको कुछ और नाम दे देना, इसको कुछ और नाम दे देना, ये मैं अभी बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9/2 ओम सीरीज में जोड़ने के लिए तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 करते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 27/2, 13.5 ओम। तो आप लोगों ने देखा कि जो बहुत ही इजी निकल गया, जब दो को जो है सीरीज में, दो को पैरेलल में रख के एक को सीरीज में रखते हैं, और फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल के फिर दोनों सीरीज में हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो है 13.5 ओम आ गया। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे, टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 13.5 ओम वी हैव टू पुट टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड वन इन सीरीज, ठीक है। और ऐसे डायग्राम बना के दिखा देना, ये बना देना, काम खत्म हो जाएगा, इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है कि 6 ओम भी लाना है। अच्छा, 6 ओम भी लाना, तो यार 6 ओम के लिए क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो यार 6 ओम में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो को सीरीज में रख सकते हैं ना। देखो एक बार ऐसे सीरीज में रख दिया, फिर एक बार ऐसे सीरीज में रख दिया। सब तो 9 ओम के, ये इसलिए जो है डिनोट मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। इसको सीरीज में रख दिया, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग एक पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा कि ये जो है 9 ओम का हो गया, ये 9 ओम का हो गया, ये 9 ओम का हो गया। दो को सीरीज में रखा, एक को पैरेलल में रखा। उसके बाद हम लोग जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा, ये 9 ओम प्लस 9 ओम कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा, है ना। 9 2 18 हो जाएगा। ये इसको हटा के फिर हम लोग 18 ओम लिख सकते हैं क्या, चलो इसको हटा के जो है हम लोग 18 ओम लिख देते हैं। ये जो है इसको करने का इजी तरीका होता है, ठीक है। इसको हटा के जब हम लोग 18 ओम लिखते हैं, 18 ओम और 9 ओम अब क्या होगा, ये जो हो गया पैरेलल में हो गया। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/18 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 18, और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और बाय 6 6 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम।
तो यार देखो, आप लोगों ने समझा इसको कि कैसे हम लोग निकालते हैं। इसको बस एक बार ट्राई करना पड़ता है कि इसको डायरेक्ट जो है इसका आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए तो जो है थोड़ा सा काम डाउन होना और सब कुछ जो है कभी सीरीज में जोड़ना कभी पैनल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फिर से जो इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। सुनो, कोई 13 का ए है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। रेसिस्टेंस जो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो आंसर करेंगे। सुनो, हम लोग को बताना है कि कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, उसके बाद टेम्परेचर पे करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है। लेकिन यहीं पे जो है इसको सफिशिएंट मत समझना, इतना तो लिखना है कि लेंथ पे करता है। उसके बाद बगल में क्या लिख देना, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, ए में। उसके बाद क्या लिख देना, जब बोलोगे कि एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है तो एरिया के कैसे होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और उसके बाद लिख देना, फिर लिखना है टेम्परेचर और उसके बाद लिख देना नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और बस यही 4 पॉइंट लिख देना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, इसमें बस जितना है आपको उतना लिख देना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो ना, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे, और ऐसे करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजंस। ओके, अब देखो यार क्यों ये जो क्या बोला, मेटल्स जो है वो क्यों जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन ग्लास नहीं है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है। लगभग इसकी रेसिस्टिविटी आप लोग बोल सकते हो ये 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 तक के बीच में रहती है। इन दोनों के बीच में जो ये वेरी करती है इनकी रेसिस्टिविटी, और ये देख सकते हो कि माइनस है, मतलब कि बहुत कम है। अगर रेसिस्टिविटी कम है तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो फ्लो होगा उसको जो है बहुत ही कम जो है वो अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है तो वहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो है रेसिस्ट किया जाता है या फिर उसको अपोज किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। ग्लास में वही केस है, क्योंकि उसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है जिसमें उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो आपका मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सीधे सीधे इसका रीजन क्या है, रेसिस्टिविटी। इसका रेसिस्टिविटी का अगर ये लिख भी दोगे तो ज्यादा अच्छा है। और ग्लास का कितना होता है, लगभग 10⁻⁻12 से लेकर, सॉरी माइनस में नहीं रहता है, पॉजिटिव में रहता है, 10⁻17 ओम मीटर। हाँ यार, इसका जो है ये अगर लिखोगे ना यार, देखो अगर नहीं आता तो छोड़ देना, ये लिखना मत, लेकिन अगर आता है ना तो इसका यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि फिर उससे जो है मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ओके, एलॉय जो है वो क्यों जो है वो हीटिंग डिवाइसेस में कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। सुनो, एलॉय किससे बनता है, मेटल से बनता है, 2 या 3 मेटल से, जिससे भी बनाना चाहो उससे जो है एलॉय बनता है। अब देखो यार, कोई भी मेटल है ना उसका जो देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एलॉय बनाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मतलब एकदम जो वो अलग हो जाती है, क्योंकि दो हम लोग मेटल को मिलाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी जो उसका मिक्सचर बनता है उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब जब जो है किसी एलॉय की रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है तो उससे क्या क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि वो जो है ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि वो जो है वो बर्न नहीं करेगा। अगर हम लोग जो उसको जो बहुत हीट भी करेंगे तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। जलेगा नहीं इन द सेंस, अगर कोई वायर रख दोगे और उसको जो है आप लोग हीटर में लगाओगे ना तो वो तो खुद ही पिघल के गिर जाएगा, तो क्या फायदा हुआ उसका। और दूसरा ये बात हुआ कि उसकी जो है रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। अब जब रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता। जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से जगह में जो मूव करते रहता है। अब उसके इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। अब हीटिंग इफेक्ट होगा तो वो जो है ज्यादा हीट करेगा, ठीक है। वो एलॉय होगा बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है रेसिस्टेंस मतलब कि हीटिंग मतलब हीटर में जो उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस यही इसके आंसर थे। तो इसके जो 2 पॉइंट लिख सकते थे, इसके 4 पॉइंट लिख सकते थे, और इसका जो बस सिंपल सा जो है पैराग्राफ में इसका आंसर लिख देते थे, ठीक है। तो 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए थे यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। 17 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 17 का ए, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू द early attempts of Daubner, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation of all the 3 attempts. Okay, तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले इन साइंटिस्ट ने जो है ये अटेम्प्ट किया था ये पीरियोडिक टेबल बनाने का। तो हमको जो है उनके जो है बताना है कि पहला तो एडवांटेज बताना, दूसरा जो है लिमिटेशन बताना। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको लिखना भी आपको आना चाहिए, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 17 का ए है, ए ऐसे लिख देना। अब 17 का ए जब लिखने वाले हो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे नाम देना किसका, डॉबनियर का,
डोमिनियर चाइल्ड, अच्छे से आप लोग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। जब डोमिनियर चाइल्ड लिखोगे उसका एडवांटेज लिखना, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ऐसे लिखना, ठीक है, और फिर एक डिसएडवांटेज बताता हूँ क्या लिखोगे इसमें, बस आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है। और जब एडवांटेज में क्या लिख सकते हो, ये एक पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया था, इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। उसने जो एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में कितने एलिमेंट्स रखे, 9 एलिमेंट्स रखे। उस चार्ट में जब 9 एलिमेंट्स थे, उसका एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ खाली। इसका जो वेट होता है 6.9 यू, और यूनिट मान लेते हैं इसको, और या इसका जो होता है 13.91 यू, ठीक है। उसने क्या कहा, जब हम लोग दो एलिमेंट के मासेस का हम लोग क्या निकालेंगे, जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला एलिमेंट उसका हम लोग को जो है एटॉमिक मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालो, कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड करोगे तो आप लोग का आ जाएगा 9 1 10 6 16 हाथ में एक 47 के अराउंड आएगा, 47, और 47 को 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 23। आ गया कि नहीं आ गया, तो इससे अप्रोक्स में आएगा, ये पूरा एग्जैक्टली नहीं आएगा। अब इससे क्या पता चला, तो ये पता चल गया अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसका जब डिसएडवांटेज लिखना आएगा तो क्या लिखोगे, इसने क्या किया, सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को रख पाया यार। देखो आप लोग उस समय जो है थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स, सिर्फ 9 एलिमेंट्स नहीं थे, अब जब उसने सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को रखा तो उसका बहुत ही बड़ा ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, कि सारे एलिमेंट्स के लिए फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके बाद डोमिनेट जब लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे क्या, न्यूलैंड ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में ऐसी डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख देना, ठीक है। एडवांटेज में क्या लिखोगे, उसने जो 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, अब जब मतलब ग्रुप्स ऑफ पीरियड में, और जब 56 एलिमेंट्स को जब उसने अरेंज किया, उसने क्या बोला, जो हर 8वां एलिमेंट है उसके पहले वाले एलिमेंट से जो है वो जो है क्या बोलता है, उसकी जो है प्रॉपर्टीज मैच करेगी। जैसे क्या, जैसे कि मेरे को याद तो नहीं है कि उसका बहुत बड़ा जो है उसका पीरियोडिक टेबल था, उसको आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मान लेते कि पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। तो ये 8 है, ये मान लेते हैं ऐसे 9 10 11, ठीक है, ये ऐसे वैरी कर रहा है। तो यहाँ का जो 8वां एलिमेंट्स है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, ये पहले वाले एलिमेंट से मैच करेगी। ये 9वां एलिमेंट है, जो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, दूसरे वाले से मैच करेगी। ये 10वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, तीसरे वाले से करेगी, ठीक है। तो हर जो है मतलब कि 8 एलिमेंट्स के जो बीच में जो मतलब कि ऐसे इससे जो 8वां एलिमेंट्स होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेगी, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। और 56 एलिमेंट को उसने अरेंज किया, डिसएडवांटेज में हो गया। और डिसएडवांटेज में क्या लिख दोगे, डिसएडवांटेज में ये लिख दोगे कि ये जो था ना न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ये किसके लिए वैलिड था, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, ठीक है। तो आप लोग लिख देना कि कैल्शियम तक वैलिड था, तो ये बहुत ही बड़ा इसका डिसएडवांटेज हो गया, और ये जो आगे के लिए वैलिड नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, मेंडलीव पे आएंगे, ठीक है। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिसमें जो उसने ग्रुप्स ऑफ पीरियड में उसको एलिमेंट्स को डिवाइड किया एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब जब उसने उसको उसके बेसिस पे जब उसको डिवाइड की, मतलब उसको जो अरेंज किए, एलिमेंट्स को अरेंज किए, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, उसने ये बोला उसके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उनके जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ, एग्जाम्पल जैसे कि ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, तो इसका अगर मान लेते हैं कि इसको ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है, तो बोरोन का क्या होगा, B2O3। कितना अच्छा इसने दे दिया ना कि हाइड्राइड का और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला वो सेम होगा, वाह। उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो गैप्स भी रख दिए, जो जो एलिमेंट्स उस समय फॉर्म मतलब कि जो मिले नहीं थे, उसने उसके जो है नाम भी रख दिए, जैसे कि गैप रखे, मतलब कि जैसे कि एल्यूमिनियम, उसके नीचे वाले आपको एलिमेंट नहीं पता तो उसने गैप छोड़ दिया और उसका नाम क्या रख दिया, इक्का एलिमेंट। जब उसको पता चलेगा तो वहां पे उस एलिमेंट्स को रख देगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है। अब मेंडलीव ने भी ये कर लिया, ठीक है, तो उसका एडवांटेज में तो ये हो गया। लेकिन उसने क्या बोला था कि हम लोग क्या, मेंडलीव ने क्या बोला, हम जो है एलिमेंट्स को जो है किसके बेसिस पे जो है उसको मतलब कि अरेंज कर रहे हैं, मास के बेसिस पे कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे। लेकिन उसने बहुत सारी गलतियां भी की थी। उसने क्या किया था, जिसके जो है मासेस ज्यादा है उसको पहले लिख दिया, जिसके कम है उसको बाद में लिख दिया। जैसे कि टेलुरियम और आयोडीन का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इसका मास, टेलुरियम का जो मास होता है वो आयोडीन से ज्यादा होता है, आप लोग देख रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, लेकिन इसका ज्यादा होता है। जब टेलुरियम का मास आयोडीन से ज्यादा है तो इसको जो है आयोडीन के बाद लिखना चाहिए था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे ना, तो पहले आयोडीन आता फिर टेलुरियम आता, लेकिन उसने क्या किया, पहले टेलुरियम का फिर आयोडीन लिख दिया। इसका जो डिसएडवांटेज हो गया कि बहुत सारे जो है एलिमेंट्स वो गलत लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग को क्या लिखना, दूसरा क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन नंबर बी था, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑल शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन इट्स एटॉमिक मास। देखो यहाँ तक जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है वो डिवीजन किया था या फिर अरेंज किया था एलिमेंट्स को। लेकिन हम लोग को बी में लिखना है कौन सा ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। उनका नाम बता दो, मॉसलेस। ठीक है, उनका नाम मॉसले था, जिन्होंने एटॉमिक नंबर को जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई किसी भी जो है, मतलब कि अगर आपको अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा मैटर करेगा, मास नंबर उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर सी है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये था कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि हम लोग ने जब भी, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। मतलब ये अगर ये 1 है लास्ट है इसके ऑर्बिटल में, मतलब क्या ये एक मेटल है। ठीक है, उसके बाद फिर कैल्शियम। ठीक है, या फिर कोई से भी ले सकते हो, मेटल या नॉन मेटल में उसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर उसका जो प्रॉपर्टी है उसका जो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड किया कि नहीं किया। जैसे इसका एटॉमिक नंबर हमको पता चल गया, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो हमको उसका प्रॉपर्टी पता चल गया कि मेटल है या नॉन मेटल है, वो किसके साथ कैसा रिएक्शन कर सकता है। तो ये इसका एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कैसे लिखना वो भी बता दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आप जो ऐसे लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नंबर 18 देखना कि क्वेश्चन नंबर 18 का ए है, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहाँ पे कैसे लिख सकते हो उसका डेफिनेशन, 18 ऐसे करके है ए, और उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना है। एक्सक्रीशन क्या? एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस like urine, uric acid, ठीक है, from our body which is formed by the chemical reaction take place inside the body। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था। आपको यहाँ पे जो मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि बी, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। क्या नाम था? नेफ्रॉन नाम था, उसको लिख देना। ठीक है, उसके बाद से कि ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, फॉर्म यूरिन। दूसरा, इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। सी, स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, मतलब कि हम लोग ने इसका फिगर बना दिया, आप लोग बनाना हो तो आप लोग खुद से बना देना। ये छोटे छोटे फिगर जो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो बड़े बड़े फिगर है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वाला ऐसे फिगर जो पूछना जो सीबीएसई ने वो बंद कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में कि हम लोग को पहला पार्ट बताना जो यूरिन फॉर्म करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो पार्ट जो यूरिन फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है? किडनी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरा था एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि यूरिन कलेक्ट करता है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था यूरेटर। ये जो है इसको यूरेटर बोलते हैं। ये जो यूरिन को कलेक्ट करता है कहां पे ले जाता है? उसका आंसर थर्ड था कि स्टोर करता है यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। ठीक है, तो इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन को जब तक वो पास आउट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा क्या क्या था? पहला एक्सक्रीशन डिफाइन करना था, 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, दूसरा था कि आप लोगों को नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाई थी, नेफ्रॉन, 1 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स हो गए। और उसके बाद सी में था कि जो कि यूरिन फॉर्म करता है। ठीक है, उसका नाम लिखना था, नाम लिख दिया, 3 मार्क्स मिल गए। और चौथा नाम इसका भी लिख दिया और इसका भी लिख दिया। ठीक है, 3 4 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब कि यहाँ पे अगर मार्किंग स्कीम की बात किया इसको आपको आधा नंबर ही मिलता। ठीक है, और उसके बाद जो और बाकी मार्क्स जो है इसके फिगर से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सुनना, हम लोग को फंक्शन लिखना है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस, इन तीनों के हम लोग को जो है ना ये फंक्शंस लिखना है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं, तो पहले किसका लिखते हैं हम लोग जो है? ओवरी। ओवरी, इसका 2 फंक्शन हो सकता है, आप लिख सकते हो, आपको बुक में पढ़ना होगा क्या होता है इसके 2 फंक्शंस। इसके 2 फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है ये जो है 2 हार्मोन रिलीज करता है जिसका ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम होता है। और ये जो फीमेल जर्म सेल को भी रिलीज करता है। क्या लिख सकते हो? फीमेल जर्म सेल को रिलीज करता है। इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, इट रिलीजेस फीमेल जर्म सेल आल्सो कॉल्ड एग, इसको रिलीज करता है। ठीक है, और उसके बाद इसका एक और फंक्शन क्या है? ये जो ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नामक जो है 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
इसको रिलीज करता है। अब इसको रिलीज करता है, इसका ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, जो फीमेल होती है ना उसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो भी प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं उसके लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका हम लोग को लिखना, दूसरा था ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट का क्या फंक्शन है, इसको पहले तो सबसे पहले ये जानना कि ओविडक्ट को जो हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, अगर ये ट्यूब है तो क्या काम करता होगा, ये किसी चीज को कैरी करता होगा, क्या कैरी करता होगा, एग सेल को, एग को जो वो कैरी करता होगा, या फिर जंग सेल को बोल सकते हो, ये कैरी करता है कहां से कहां तक, ये जो है ओविडक्ट जो है ये कैरी करता है एग टू द यूटेरस, यूटेरस तक जो है एग को पहुंचाता है, ओके। और उसके बाद तीसरा आप लोगों का क्या नाम था, तीसरा आपको था यूटेरस, इसके जो हम लोग को फंक्शन लिखना है, यूटेरस, यूटेरस क्या फंक्शन करता है ये बताओ। ये तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो क्या करता है, यहाँ पे जो इम्ब्रियो जो होता है वो इम्प्लांट होता है, और उसके बाद यहीं पे जो वो डेवलप होता है, तो यहाँ पे लिखना कि इम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है एंड इम्प्लांट होता है यहाँ पे। और इसका एक और काम क्या है कि यहाँ पे जो इसके जो ये यूटेरस जो होता है ना, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ के मसल सेल्स जो होते हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते रहता है, जिसकी वजह से जो है बेबी जो है वो कम आउट आने में जो है, मतलब वहां से निकलने में जो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लिख देना कि ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल बेबी कैन कम आउट इजली थ्रू द वॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया, दो फंक्शन मैंने इसके बताया है यूटेरस के, तो जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, दूसरा ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ये इसके भी दो फंक्शन लिख दिया, तो हम लोगों ने ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस के लिख दिया फंक्शन। उसके बाद जो है हम लोग का बी पार्ट क्या था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का हम लोग को जो स्ट्रक्चर भी बताना है और उसके बाद जो है इसका फंक्शन भी बताना है, ठीक है। प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा देखो ये जो है ये मतलब कि आप लोग बोल सकते हो यूटेरस में जो है बेबी के जो है वहां पे प्लासेंटा जो लगा रहता है, ठीक है। ये प्लासेंटा क्या करता है, ये जो है नरिश करता है, मतलब पहले तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी जो है पूछा गया है। ये क्या है, एक ये जो है इट इज इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है एक तरीके से जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग देखो होगा इसका फिगर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके जो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या ये जो है जो चाइल्ड होता है उसको या फिर जो एम्ब्रियो होता है उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, वहां पे जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और जो एम्ब्रियो के जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको भी वहां से जो है वो रिलीज करता है। तो ये सब जो है इसके फंक्शन हो गया, ठीक है। आप लोगों ने इसके कितने फंक्शन देख लिए, पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लिया कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद दूसरा जो फंक्शन बोल सकते हैं, इसका फंक्शन होता है कि ये जो है इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द चाइल्ड, और उसके बाद जो है ये बोल सकते हैं कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि ये जो है जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको रिमूव आउट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जो है आराम से जो है 1 2 3 4 5 यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ पे 3 मार्क्स आपको जो है आराम से वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो है बस यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक, और उसके बाद जो अगला पार्ट में जो आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसे आज की वीडियो लगी आप लोगों को। आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो धन्यवाद। मुझे पता है ज्यादा तो देखी नहीं है, बट जिन्होंने भी देखे थैंक्स।